नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज और विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। सरकार ने अपना कामकाज पूरा कराया है। महिला आरक्षण विधेयक और धर्मांतरण कानून को लेकर ये सत्र याद रखा जाएगा। सदन में भर्ती घोटाले और बेरोजगारी पर गंभीर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा। युवाओं को रोजगार देने को लेकर हर सरकार ने प्रयास किया है। भर्ती परीक्षाओं में जब भी अनियमितताओं के मामले आए उन पर कार्रवाई की गई। 2014 में UKSSC बोर्ड में अध्यक्ष सहित सभी नियुक्तियां की गई। 2015 से 16 उप निरीक्षक सीधी भर्ती में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। भर्ती घोटाले पर सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा और सरकार के अनुपूरक बजट पर मुहर लगी है। महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ। कुल मिलाकर के ये जो पूरा सत्र रहा है इसमें कई चीजें महत्वपूर्ण हैं। कई चीजों की वजह से सत्र याद रखा जाएगा। महिलाओं के लिए जो कानून पास हुआ है उसके लिए याद रखा जाएगा। विपक्ष की ओर से जो सवाल रखे गए उसका बखूबी जवाब दिया गया मौजूदा सरकार की ओर से। बहरहाल इसमें विपक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखा, विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे इस पूरे सत्र में उठे। और गुरुवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 4 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। पाटन जिले के बायड विधानसभा में जनसभा करेंगे। बांसकाठा जिले की धनेरा विधानसभा में जनसभा करेंगे और इसके अलावा आपको बताते चले अहमदाबाद जिले की धांधुका विधानसभा में जनसभा करेंगे। वडोदरा जिले की भगोड़िया विधानसभा में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से गुजरात में नजर आएंगे। गुजरात में वो कई बार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर चुके हैं। अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कह चुके हैं। एक बार फिर से वो गुजरात जाएंगे और गुजरात में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन के लिए हुंकार भरेंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली में सीएम योगी ने उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने जनता से वोट की अपील की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर गए और वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। मंच पर तमाम नेता मौजूद रहे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें अपने संबोधन में की। उन्होंने सबसे पहले मुजफ्फरनगर की धरती को नमन किया। मुजफ्फरनगर की धरती ने क्रांति का संदेश दिया, मुख्यमंत्री ने कहा। इसके अलावा कवाल का बवाल समाजवादी पार्टी का है। हिंदू नौजवानों के साथ सपा सरकार में साजिश हुई। जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। कुछ लोग तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। पहले यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर थे। सपा और रालोद की जोड़ी गुंडा टैक्स चाहती है। आस्था का सम्मान बीजेपी करती है। पहले कावड़ यात्रा नहीं होती थी, पहले अराजकता का माहौल था। अब कावड़ यात्रा में सुरक्षा की गारंटी। पहले किसानों के खाते में नहीं जा पाते थे। चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था। बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज कैराना और कांदला का प्लान बंद हुआ। जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से कैराना और कांदला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं। गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोक दल की ये जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं
ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेगी। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीएमए के सम्मेलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा मित्रों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। बाढ़ के दौरान प्रदेश में बेहतर प्रबंधन देखने को मिला। जिला स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हुई है। हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना। मैंने कहा ड्रेजर कहीं किराए पे आपको मिल सकता, लीजिए। तो विभाग ने कहा साहब हमारे पास 2 ड्रेजर हैं। मैंने कहा कभी उपयोग हुए? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खरीदे गए थे? अगले 1 सप्ताह के अंदर ड्रेजर वहां पहुंचे। 12 से 15 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया गया बीच में और पूरी नदी वहां पर उसके साथ जुड़ गई। 100 करोड़ रुपए जहां खर्च होने थे, पहले वर्ष मात्र 5 करोड़ रुपए में हम उस समस्या का समाधान किए। और आज समस्या, यानी आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था। लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। अच्छी शुरुआत है आपदा मित्रों की तैनाती और उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम, और मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम और उन बच्चों की ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों के इसके साथ जोड़ना है। दूसरा, मैंने एसडीएमए के सामने एक बात और कही थी। आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं और वह भी आप देखते होंगे कि आकाशीय बिजली से जो भी मौतें होती हैं उसमें 75 से 90% मौतें हमारे 2 जनपदों में होती हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। इन दोनों जनपदों में मौतें होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां लगाना है और ये संभव है। तकनीक आज विकसित हो चुकी है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग बड़े पैमाने पर जनहानि को रोक सकते हैं और इस दिशा में एसडीएमए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अगर हम उस क्षेत्र में सायरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पे मौतें रोकी जा सकती है। हम नदी को उपचुनाव के प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में आजम खान भी रामपुर में लगातार जनता के बीच आ रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन आजम खान का एक बयान विवाद खड़ा कर देगा। दरअसल आजम खान ने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है, अगर मैंने 4 सरकारों रहते एक दूसरे के साथ ऐसा किया होता तो तुम्हारे बच्चे बाहर आने से पहले बोलते कि आजम खान से पूछो बाहर आना है या नहीं। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान के बयान पर बीजेपी और सपा प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की जो गढ़ थे उनको ढहा दिया, चाहे वो आजमगढ़ हो और चाहे आजम का गढ़ रामपुर हो। अब आजम खान परेशान हो रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है। उनकी पूरी हनक जो वो जिस इलाके को अपना गढ़ कहते थे वो उनके हाथ से निकलता दिख रहा है। उनके अपने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। वहाँ की जो नवाब फैमिली है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है।
उनका जो करप्शन है, उनका जो भ्रष्टाचार है वो भर के सामने आ गया है। तो कुल मिला के रामपुर की जनता अब आजम खान के साथ नहीं है, इसीलिए वो उलझुल बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आने दीजिए, एक बार फिर से हम रामपुर में शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं और जो सारी हनक है आजम खान की वो खत्म होने जा रही है। कि माननीय आजम साहब के साथ जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती उत्तर प्रदेश में हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माननीय आजम साहब को जमानत देते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार पे सख्त टिप्पणी की थी। जहाँ तक माननीय आजम साहब के बयान का सवाल है, उनके शब्दों का चयन भले गलत हो सकता है, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं थी। वो जो कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादती हो रहे हैं, हम समझते हैं कि शब्दों का जो शब्द हैं वो ज़रूर गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। इसी बीच उपचुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करने सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव दिल्ली पहुंचे, जहां रामगोपाल यादव ने निर्वाचन आयोग से 2 जिलों के प्रशासन की शिकायत की, साथ ही कार्रवाई की मांग की। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से 2 जिलों के प्रशासन की शिकायत की। उन्होंने आयोग से मैनपुरी, इटावा के डीएम और एसपी की शिकायत करते हुए उनको हटाने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा कि सपा कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, वोटर लिस्ट से सपा समर्थकों के नाम काटे जा रहे, जातीय आधार पर पोलिंग बूथ पर तैनाती हो रही है, साथ ही सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैनपुरी इटावा में अफसर धमकी दे रहे हैं। रामगोपाल यादव ने हाल ही में डीएम और एसपी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मैनपुरी और इटावा के कलेक्टर और एसएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम जाओ प्रधान और कोटा डीलर्स को पैसे दो, उनसे कहो कि अपनी अपनी पोलिंग जितवाए वरना कोटा कैंसिल हो जाएगा। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल के पक्ष में प्रचार करने जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां नीतीश कुमार का संदेश लेकर आया हूं, अगर यहां डिंपल यादव जीत गई तो 2024 के लिए बदलाव का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव का महत्व है, नेताजी हमारे पुरखे हैं जिन्होंने कई समाजवादियों के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज विपक्ष के कई बड़े नेता अस्वस्थ हैं, ऐसे में अखिलेश देश के विपक्ष का बड़ा चेहरा, इनको संभाल कर रखना है, अब हम इनको दिल्ली ले जाएंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद किए थे और ग्रांड अलायंस के वो पार्टनर बने थे, उस दिन ही उन्होंने घोषणा की थी कि अब मैं विपक्षी एकता के प्रयास करूंगा। उसी के तहत हमारी पहली पंचायत लगी थी हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को लेकर, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार जी, फारूक अब्दुल्ला समेत जो है आधा दर्जन राष्ट्रीय पार्टियों के नेता थे। ये नोट करने लायक बात है, उस दिन भी उस सभा में हमने चौटाला साहब से और बादल साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि विपक्ष की आधी अधूरी एकता हमें कबूल नहीं है। ये जो कहते हैं कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी कोई अल्टरनेटिव बनेगा, हम इसके हिमायती नहीं, हम विपक्ष की संपूर्ण एकता चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी, जनता दलियों ने भी और हमने भी, जब मैनपुरी के चुनाव की घोषणा हुई, हमने सभी विपक्षी दलों से इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह का भी 15 दिन पहले हुआ था जब शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया ठाकरे गुट के सामने। बहुत अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी भी मुलायम सिंह जी को ट्रिब्यूट के तौर पे यहाँ से उम्मीदवार खड़ा ना कर। मुजफ्फरनगर के खतौली में सीएम योगी की जनसभा में पहुंचे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खतौली उपचुनाव में पैसा बांटने के लिए देर रात दिल्ली से मदन भैया के लोगों ने अपहरण किया। वोट देने से पहले खतौली की जनता एक बार गाजियाबाद के लोनी घूमकर आए और हकीकत जाने। नहीं है, आपको जानकारी होगी, आज समाचार पर पढ़े होंगे, खतौली चुनाव में कहा कि पैसे बांटने जाकर के क्षेत्र में रात उनके लोगों ने दिल्ली में एक व्यापारी का अपहरण किया है। आपको जानकारी होगी, सभी में छपा है, व्यापारी का अपहरण किया, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके अलावा ये इनके देखिए क्या ऐसे जनप्रतिनिधि चाहेंगे लोग। ये माने मदन भैया जी हैं, विधायक रस्तोगी का अपहरण किया,
तरुणपुरी के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। ये क्या अखबार भी झूठ बोलते हैं? वो लोगों का कहना है कि जी हम तो बड़े साधु हैं, तो साधुओं के काम है ये अखबार भी झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट क्या कह रहा है, जरा इसको जूम करके आप देखिए, केवल बिन लादेन है, हाई कोर्ट कह रहा है। देखिए, सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सपा विधायक को जमानत दी है। नाहिद हसन चित्रकूट की जेल में बंद हैं। सपा विधायक नाहिद हसन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायमूर्ति ने सपा विधायक को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। आपको बता दें, इसी साल 15 जनवरी को कैराना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित होने की वजह से सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। स्थानीय अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। गोंडा से अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बाबा रामदेव पर बड़ा हमला। बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को बताया मिलावटखोरों का सम्राट। महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग करते हैं रामदेव, और अगर रामदेव मामले में जेल जाना पड़ा तो मैं जमानत नहीं कराऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने सरकार से की बाबा रामदेव पर कार्रवाई करने की मांग। रामदेव ने हमें नोटिस भेजा है, कहा है हमसे माफी मांगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। किसान हित में संतों के सहयोग से बड़ा जन आंदोलन करूंगा। और बाबा रामदेव के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और बाबा रामदेव के बीच कोई लड़ाई नहीं है। बृजभूषण सिंह खड़े हैं किसान हित में, देश के किसानों के हित में बृजभूषण सिंह खड़े हैं। और जो पतंजलि के नाम का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए खड़े हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत स्पर्धा उनसे नहीं है, और इसीलिए किसान हित में, देश हित में, धर्म के हित में, संत महात्माओं के हित में अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं। मैं जमानत नहीं कराऊंगा। मुझे देश की अदालत पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। तो इसलिए बाबा रामदेव या उनके चेले दुनिया को धमकावें, हमको ना धमकावें। बृजभूषण सिंह। गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पहले पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा ने पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि गणमान्य और सामाजिक लोगों की राय लेकर जिले में पुलिसिंग की जाएगी। जिले में ऐसी कमिश्नरेट प्रणाली होगी कि बदलाव खुद दिखेगा। शासन की मंशा के अनुरूप यातायात व्यवस्था, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर मजबूती से काम किया जाएगा। कमिश्नरेट बनने के बाद जिले को 1000 पुलिसकर्मी मिलेंगे। शासन की ओर से इसकी मंजूरी मिल गई है। और उत्तर प्रदेश में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर जाबाज इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान के जीवन पर आधारित एक बायोपिक मूवी बनने जा रही है। और लक्ष्मी सिंह हाल ही में इंडिया ब्यूटी क्वीन जैसे खिताबों से भी नवाजे जा चुके। तो गाजियाबाद में उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने, दिखाते आपको। बतौर इंस्पेक्टर बदमाशों के दिलों और दिमाग में खौफ जमाने वाली लक्ष्मी चौहान हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप पर बायोपिक बन रही है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। जैसे मीडिया ने दिखाया वही उन लोगों ने देखा है। पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, जो मेरी बायोपिक के माध्यम से जनता देखेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बतौर एक्टर आप खुद अपनी बायोपिक करने वाले हैं, तो कितनी चीज़ें आसानी होने वाली है? पहले तो आसानी ये होने वाली है क्योंकि मैं खुद एक पुलिस अफसर हूँ, तो पुलिस अफसर का किरदार निभाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह वर्किंग करता है बदमाशों के प्रति, वो मुझे आता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये ज़मीन से जुड़ी, चूँकि मेरी बायोग्राफी है तो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई ये मूवी है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तरह से आपके मन में आया कि यहाँ पर भी बायोपिक बननी चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें, और जब ये बायोपिक बनेगी कहीं ना कहीं महिलाओं में भी कहीं ना कहीं जोश आएगा, क्योंकि पहली महिला ऑफिसर हैं जिन पर इस तरह की बायोपिक बन रही है।
देखिए, महिलाओं में जोश आना तो लाजमी है, क्योंकि हम लोग ने, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम के जो प्रोग्राम आते थे दिसंबर लास्ट में, हम लोग स्कूल कॉलेज में के सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम देते थे। तो महिलाओं को हम लोग सिखाते थे कि डरो नहीं, आगे बढ़ो और कैसे करना है, क्या करना है। पुलिस आपकी शत्रु नहीं है, मित्र है, उससे मित्रता का व्यवहार करें, अपनी परेशानी जाएँ, उनको बताया जाए। तो पुलिस स्टेशन जाने में लोग घबराते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इस फिल्म के माध्यम से मैं महिलाओं को एक नया आयाम, सशक्तिकरण देना चाहती हूँ कि वो महसूस करें कि एक महिला किस तरह से जब घर से बाहर निकलती है तो घर और बाहर और समाज में और नौकरी पर क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों से कैसे वो जूझती है और उनसे कैसे बाहर निकलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए एक हौसले की ज़रूरत होती है। तो हौसला तो ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर भरपूर है और वही हौसला इसमें दिखाया गया है। और मेरा ये कहना है कि आधी आबादी तो ज़रूर इस मूवी को देखे, कोई भी ना छूटे, क्योंकि इससे बहुत कुछ उनको सीख मिलेगी। और जो लोग डरती हैं, घबराती हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा जाती हैं, तो उनका डर और घबराहट बाहर आएगी और उनमें हिम्मत आएगी कुछ करने की। तो बिल्कुल देखिए, ये थी हमारे साथ लक्ष्मी चौहान, जो कि एक तरह से उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई हैं। गाजियाबाद से विजित गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया, उत्तर प्रदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।